वेलकम बैक फ्यूचर जेआईवी टॉपर्स। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम मॉड्यूल ए ऑफ INIFS। अगर आपका टारगेट है पहली बार में एग्ज़ाम क्रैक करना या फिर एक क्विक और इफेक्टिव रिवीजन चाहिए तो आप सही जगह पर हैं। यह क्वेश्चन केयरफुली हैंड पिक्ड किए गए हैं जिनमें से काफ़ी क्रिटिकल कंसेप्ट और ट्रिकी एरिया कवर होते हैं जो स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगते हैं। हम सिर्फ करेक्ट आंसर ही नहीं देखेंगे बल्कि समझेंगे क्यों ये आंसर सही है, और मैं आपको दूंगा एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन हैंडल करने के टिप्स। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि एंड में आपको कुछ बोनस टिप्स भी मिलेंगे ऑन हाउ टू मैक्सिमाइज योर स्कोर इन दिस सेक्शन। तो पेन और पेपर लेके आइए और चलिए स्टार्ट करते हैं आपके जेआईवी क्रैक करने का सफ़र। तो फ्रेंड्स देखिए, मॉड्यूल ए में सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन के उस पहले आप खुद से ट्राई कीजिए और फिर एक्सप्लेनेशन को सुनिए, तो ये इस तरह से आप इस प्रकार के सेशन का लाभ उठा पाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि पहला क्वेश्चन है, किस सेक्टर का इंडियन इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। राइट, किस सेक्टर का भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। राइट, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सेक्टर क्या होते हैं। तो आपको पता होगा, देखिए प्राइमरी सेक्टर क्या रहा है, तो इसमें आपका एग्रीकल्चर आएगा, इसमें आपका माइनिंग आएगा, इसके अंदर आपका फिशिंग आएगा, फार्मिंग आएगा। राइट, तो ये इकोनॉमी का बेस माना जाता है, लेकिन जीडीपी में इनका कंट्रीब्यूशन कम होता जा रहा है। सेकेंडरी सेक्टर, इसमें मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज़ आती हैं। आपको पता होगा इसके अंदर क्या आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग आती है, फिर आपके इंडस्ट्रीज़ आएंगे। राइट, यहाँ गुड्स बनाए जाते हैं जो रॉ मटेरियल को यूज करके बनते हैं, जैसे कार्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। टर्सरी सेक्टर, तो इसमें सर्विसेज आती हैं। टर्सरी सेक्टर में क्या आता है, सर्विसेज आती हैं, जैसे बैंकिंग, जैसे आईटी, जैसे टूरिज्म, एजुकेशन। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसी सेक्टर का होता है। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी। तो आपको आईटी कंपनी, बैंकिंग और एवन एजुकेशन जैसे फील्ड के इनकम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे इंडिया में, जो कि सर्विस का हिस्सा है, इसीलिए टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। तो हमने क्या देखा इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या क्या आता है, एग्रीकल्चर, माइनिंग, बेसिक इकोनॉमी है। सेकेंडरी सेक्टर हमारा मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री से रिलेटेड है, और टर्सरी सेक्टर में सर्विसेज आते हैं जैसे कि बैंकिंग, आईटी और टूरिज्म। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि जीडीपी पीपीपी से रिलेटेड है। राइट, जीडीपी पीपीपी का मतलब है, पीपीपी का मतलब क्या होता है, परचेजिंग पावर पैरिटी, यहाँ लिखा है ना। तो जीडीपी पीपीपी का मतलब है कि किसी देश की जीडीपी को लोकल परचेजिंग पावर के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। राइट, ताकि हम कंपेयर कर सकें कि हर देश अपनी लोकल करेंसी में कितना प्रोड्यूस कर रहा है। राइट, तो आपसे सवाल पूछा गया है कि भारत का रैंक क्या है एज पर जीडीपी पीपीपी। तो ऑप्शन ए कर रहा है कि फर्स्ट, तो देखिए फर्स्ट भारत का रैंक नहीं है, फर्स्ट यूएसए का रैंक है। ऑप्शन बी कर रहा है थर्ड, तो इंडिया का रैंक क्या है, थर्ड है, याद रखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इंडिया का रैंक क्या है, थर्ड है। सेकंड पे कौन आता है, चाइना आता है। सेकंड पे जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी में चाइना आता है, और फोर्थ नहीं होगा, गलत, ऑप्शन सी गलत है, और ऑप्शन डी भी गलत है, भारत का रैंकिंग 7th नहीं है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो इंडिया के, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको जीडीपी पीपीपी के हिसाब से दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी माना जाता है, क्योंकि भारत में गुड्स और सर्विसेज की कॉस्ट रिलेटिवली कम है एज़ कम्पेयर टू कंट्री लाइक यूएसए। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या देखा, जीडीपी पीपीपी का मतलब क्या है, ये हमारे लोकल परचेजिंग पावर के द्वारा एडजस्ट किए जाते हैं। भारत का रैंक 2022 की बात करें तो थर्ड था, और यूएस पहला पे है, चाइना दूसरा पे है। राइट, चलिए आगे हम लोग अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि हम 1600 AD के टाइम की बात कर रहे हैं, जब इंडिया दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी में मानी जाती थी। राइट, तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो एंगस मेडिसन का डेटाबेस है उसमें भारत का जो शेयर था ग्लोबल जीडीपी में वो कितना परसेंटेज था। पहले ऑप्शन कर रहा है 5%, बिल्कुल गलत, इतना कम नहीं था, 10%। तो यह भी गलत है क्योंकि उस समय इंडिया का शेयर बहुत ज़्यादा था। 23%, बिल्कुल सही, करेक्ट जवाब है। देखिए 1600 AD के टाइम पे इंडिया दुनिया की जीडीपी का 23% हिस्सा कंट्रीब्यूट करता था, क्योंकि तब हमारे ट्रेड बहुत स्ट्रॉन्ग थे और हम कॉटन, स्पाइसेस और टेक्सटाइल सभी चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे एज़ पर एंगस मेडिसन रिपोर्ट।
तो फ्रेंड्स इस 23%, 30% भी नहीं होगा, 30% थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो याद रखिएगा कि हम 1600 ईस्वी की बात कर रहे हैं। तो 1600 ईस्वी में क्या था कि इंडिया में मुगल एम्पायर का रूल था और इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रांग थी। इंडियन गुड जैसे कॉटन, स्पाइसेस और टेक्सटाइल दुनिया भर में फेमस थे। इसी वजह से ग्लोबल जीडीपी में तो इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा था। तो हमने क्या देखा, 1600 ईडी में इंडिया का कंट्रीब्यूशन जो था वो जीडीपी में 23% के आसपास था और भारत जो है टॉप इकोनॉमी में था। क्या कारण था टॉप इकोनॉमी में होने का? क्योंकि कॉटन स्पीसीज में ट्रेड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा जा रहा है वर्ल्ड बैंक क्या करती है कि वर्ल्ड बैंक हर एक कंट्री को इनकम लेवल के हिसाब से क्लासिफाई करती है। तो उस हिसाब से भारत का जो इकोनॉमी है वो कैसा है, इंडिया को कौन से कैटेगरी में रखा गया है, ये हमें समझना होगा। तो पहला ऑप्शन कर रहा है लो इनकम। ये गलत है क्योंकि इंडिया का जो इनकम लेवल है वो इतना भी लो नहीं है। फिर कर रहा है लोअर मिडिल इनकम। यह सही जवाब है। इंडिया एक लोअर मिडिल इनकम कंट्री है, मतलब हमारी पर कैपिटा इनकम मिडिल लेवल से नीचे है। राइट, लेकिन हम लो इनकम कंट्री से ऊपर हैं। फिर कर रहे हैं अपर मिडिल इनकम। ये गलत है क्योंकि इंडिया अभी अपर मिडिल इनकम के लेवल पे नहीं पहुंचा है। और हायर इनकम, हाई इनकम का मतलब क्या हुआ कि ये तो डेवलप कंट्री जैसे कि यूएस, जापान और इनके लिए है। तो सही जवाब क्या है इसका, लोअर मिडिल इनकम। तो इंडिया में जो एवरेज इनकम है पर पर्सन वो अभी इतनी हाई नहीं है, इसलिए वर्ल्ड बैंक ने हमें लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में रखा है। कंट्री जैसे बांग्लादेश भी इस कैटेगरी में ही आते हैं। तो यहाँ पे हमने 2-3 पॉइंट्स सीखा इस क्वेश्चन से। हमने ये देखा कि जो वर्ल्ड बैंक है वो क्लासिफाई करती है इकोनॉमीज़ को इनकम लेवल के बेसिस पर, और भारत जो है लोअर मिडिल इनकम कंट्री में इकोनॉमी में माना जाता है। और हाई इनकम कंट्री के अंदर क्या क्या आते हैं, यूएस हो गया, जापान हो गया। राइट, चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि आपसे पूछा जा रहा है कि प्राइमरी सेक्टर के कंपोनेंट्स के बारे में। राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर वही एक्टिविटीज़ को कन्वर्ट करता है जो नेचुरल रिसोर्स से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, जैसे कि आपका फार्मिंग हो गया, फिशिंग हो गया। ऐसे कि प्राइमरी सेक्टर के कंपोनेंट्स के बारे में, प्राइमरी सेक्टर वही एक्टिविटीज़ को कवर करता है जो नेचुरल रिसोर्स से डायरेक्टली होते हैं, आपको पता होगा। तो ऑप्शन ए का रहा है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन ये करेक्ट आंसर है क्योंकि कंस्ट्रक्शन काम प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा नहीं होता है। नॉट कहा गया, ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा नहीं होता है, यह सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग और बिल्डिंग इंडस्ट्री आते हैं। फिर ऑप्शन बी का रहा है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर ये भी प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा है क्योंकि फॉरेस्ट रिसोर्स से ही यूज होता है। राइट, और फिर उसके बाद जैसे कि टिम्बर हो गया या वुड्स प्रोडक्ट के लिए। ऑप्शन सी है, आप देख सकते हैं, फॉरेस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फिर फिशिंग हो गया। तो फिशिंग की बात करें तो ये भी प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है क्योंकि फिशिंग एक नेचुरल रिसोर्स वाटर बॉडी से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। फॉरेस्ट्री जो है हमारे फॉरेस्ट से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। तो सही जवाब क्या है, ऑप्शन है। आप सोचिए, जब कोई किसान खेती करता है या मछली पकड़ता है तो वो प्राइमरी सेक्टर का काम कर रहा है, लेकिन जब कोई बिल्डिंग या सड़क बन जाता है तो वो कंस्ट्रक्शन होता है जो सेकेंडरी सेक्टर का हिस्सा होता है। तो हमने क्या देखा कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर हमारा एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग आएगा और सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, सेकेंडरी सेक्टर में हमारा कंस्ट्रक्शन आएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि क्वाटरनरी सेक्टर के बारे में है। क्वाटरनरी सेक्टर एक एडवांस लेवल सर्विस सेक्टर है जो कि स्पेशलाइज सर्विस देता है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल के तौर पर दे दूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंसल्टेंसी। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन है कि क्वाटरनरी सेक्टर किसका हिस्सा है। तो पहला कर रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर। देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर गलत है क्योंकि क्वाटरनरी सेक्टर एग्रीकल्चर का पार्ट नहीं है। फिर कर रहा है सर्विस सेक्टर। तो यह करेक्ट जवाब है। क्वाटरनरी सेक्टर जो है सर्विस सेक्टर का ही हिस्सा होता है जहाँ पे आपको स्पेशलाइज नॉलेज, तो हमने क्या देखा दोस्तों कि क्वाटरनरी सेक्टर जो है इज़ अ पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर। ठीक है, जहाँ पे आपको स्पेशलाइज नॉलेज बेस्ड सर्विसेज मिलती हैं जैसे आईटी रिसर्च, तो ये सही है। इंडस्ट्रियल सेक्टर ये भी गलत है क्योंकि इंडस्ट्रीज़ और मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आते हैं। ठीक है, और फिर फाइनली कह रहा है फॉरेन सेक्टर। तो फॉरेन सेक्टर भी गलत है क्योंकि क्वाटरनरी सेक्टर के फॉरेन ट्रेड से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है।
एग्जाम्पल के तौर पर आप आईटी कंपनीज को देख लीजिए, जो सॉफ्टवेयर और रिसर्च बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ये सब क्वाटरनरी सेक्टर का पार्ट है जो सर्विसेज को एक एडवांस लेवल पर ले जाती हैं। तो हमने क्या देखा, क्वाटरनरी सेक्टर आपको स्पेशलाइज सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जैसे आईटी, रिसर्च और डेवलपमेंट, और ये हमारे सर्विस सेक्टर का पार्ट है, ना ही एग्रीकल्चर और ना ही इंडस्ट्रियल सेक्टर का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। तो ब्लैक रिवॉल्यूशन का नाम सुनते ही आपको ऑयल या एनर्जी के रिसोर्स का आइडिया आना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको यदि इस तरह के एमसीक्यूज पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो हमारा कैप्सूल कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। कैप्सूल कोर्स में इस प्रकार के एमसीक्यूज पीडीएफ के अलावा क्विजेज अवेलेबल हैं, क्विक रिवीजन पीडीएफ अवेलेबल है, मॉड्यूल वाइज क्विक रिवीजन पीडीएफ अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और तो दोस्तों, ये सभी चीज़ें आपको मात्र 120 रुपये में मिल रही हैं। विशेष जानकारी के लिए मुझे नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो सवाल है कि ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे कनेक्टेड है, यही सवाल है। तो बेसिकली यह रिवॉल्यूशन पेट्रोलियम से रिलेटेड है। जैसे कि हमारे देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, वैसे ही ब्लैक रिवॉल्यूशन जो है पेट्रोलियम और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए है। तो ये ध्यान रखना है हमें। तो सवाल है कि एक प्रीमियम, ठीक है। तो एक तो नहीं होगा, एक तो गलत है क्योंकि ब्लैक रिवॉल्यूशन से रिलेटेड नहीं होता है एक। फिर बनाना कर रहा है और दूसरा ऑप्शन, तो बनाना भी गलत है क्योंकि यह एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और ब्लैक रिवॉल्यूशन से रिलेटेड नहीं है। पेट्रोलियम, तो सही जवाब है पेट्रोलियम, क्योंकि ब्लैक रिवॉल्यूशन का कनेक्शन पेट्रोलियम प्रोडक्शन और ऑयल रिसोर्स से है। पल्सेस भी नहीं होगा क्योंकि पल्सेस का रिलेशन ब्लैक रिवॉल्यूशन से नहीं है। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन से फार्मिंग में रिवॉल्यूशन आया था, वैसे ही ब्लैक रिवॉल्यूशन से देश में पेट्रोलियम प्रोडक्शन और एनर्जी रिसोर्सेज पे फोकस किया गया है ताकि हमारा ऑयल इंपोर्ट पर डिपेंडेंस कम हो। तो हमने क्या क्या पॉइंट देखा कि ब्लैक रिवॉल्यूशन का फोकस है कि हम पेट्रोलियम को बढ़ाएं और ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाएं। ये हमारे एग्रीकल्चर या फूड प्रोडक्शन जैसे एक बनाना और पल्सेस से रिलेटेड नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इनमें से कौन सा सेक्टर जो है हमारे जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं इंडिया के जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर का है, राइट। विच सेक्टर कंट्रीब्यूट मोस्ट टू द जीडीपी। तो टर्सरी, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, टर्सरी या सर्विस सेक्टर का आज के टाइम में सबसे ज़्यादा बड़ा रोल है इंडिया के जीडीपी में। ऑप्शन ए का रहा है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर, ये भी गलत है, एग्रीकल्चर गलत है। एग्रीकल्चर का रोल तो इंपॉर्टेंट है लेकिन जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन जो है सिग्निफिकेंट नहीं। उसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें इंडस्ट्रीज़, तो इंडस्ट्रीज़ ये भी गलत है। इंडस्ट्री का रोल है इंडस्ट्री के रोल है पर जीडीपी में इनका शेयर का इतना ज़्यादा नहीं है। फिर कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पार्ट है, सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विसेज का नहीं है। फिर कह रहा है सर्विसेज, यस। तो देखिए इसमें क्या है कि यही सही जवाब होगा। सर्विस सेक्टर जो कि आईटी, बैंकिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सभी होते हैं, ये सभी हमारे सर्विस सेक्टर कहलाते हैं, राइट। तो जैसे कि आपका मैं एग्जांपल तो हेल्थ केयर, बैंकिंग, आईटी, इन सभी एरिया को कवर करता है, जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है। तो सही जवाब क्या है इसका, ऑप्शन नंबर डी। तो हमने क्या देखा कि सर्विस सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है भारतीय अर्थव्यवस्था में, और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है लेकिन कम कंट्रीब्यूट करता है, राइट। चलिए अगला सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिया की एग्रीकल्चर इकोनॉमी रही है और आज भी सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर से ही मिलता है। चलिए जीडीपी सर्विसेज के जैसे जीडीपी सर्विसेज ज़्यादा हो पर जॉब के मामले में एग्रीकल्चर अभी भी सबसे अलग है। तो विच प्रोवाइड मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, तो ऑप्शन ए ही होगा एग्रीकल्चर। तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन देता है, तो सबसे पहला ऑप्शन कर रहा है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर बिल्कुल सही जवाब है, एग्रीकल्चर में मैक्सिमम लोगों को काम देता है, राइट, स्पेशली रूरल एरिया में। फिर कर रहा है हमारा इंडस्ट्री गलत है क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में काम करने वालों की संख्या अभी एग्रीकल्चर से कम है, राइट, इंडस्ट्री नहीं होगा। फिर कर रहा है कंस्ट्रक्शन,
और फिर फाइनली है सर्विसेज। तो सर्विस सेक्टर के का जीडीपी में ज़्यादा शेयर है, पर एम्प्लॉयमेंट में एग्रीकल्चर का सबसे आगे है। आप देखिए रूरल एरिया में बहुत लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खेती से जुड़े होते हैं। इंडिया में आज भी अराउंड 40 से लेकर 50% के लोग एग्रीकल्चर सेक्टर को ही अपना राइट एग्रीकल्चर सेक्टर ही है। तो सही जवाब क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट द मोस्ट टू द प्लानिंग फाइनेंसिंग टू प्लान फाइनेंसिंग इन इंडिया। बताइए भारत में फाइनेंसिंग करना है तो सबसे अब बात करते हैं कि प्लान फाइनेंसिंग की। इंडिया में डेवलपमेंट प्लान को फंड करने के लिए गवर्नमेंट के पास अलग अलग सोर्सेज होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा डोमेस्टिक बजटरी सोर्स से आता है। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है डोमेस्टिक बजटरी सोर्स। देखिए बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि जो पैसा हम हमारे देश के अंदर से गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है, जैसे कि टैक्स हो गया, ओके टैक्सेस, ये सबसे बड़े सोर्स होते हैं प्लान फाइनेंसिंग के लिए। तो डोमेस्टिक बजटरी सोर्सेज की बात करें तो सही जवाब है, क्योंकि जो पैसा हम हमारे देश के अंदर से गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, जैसे कि टैक्स, ये सबसे बड़ा सोर्स होता है बजटिंग ये प्लान फाइनेंसिंग के लिए। फिर कह रहा है डेफिसिट फाइनेंसिंग, तो यह गलत है, क्योंकि डेफिसिट फाइनेंसिंग तब होता है जब गवर्नमेंट अपने खर्चों का पूरा करने के बाद करने के लिए लोन लेती है या मनी प्रिंट करती है, लेकिन यह मेन सोर्स नहीं है। ऑप्शन सी कह रहा है हमारा फॉरेन असिस्टेंट। तो देखिए फॉरेन असिस्टेंट मतलब क्या हुआ, ये भी गलत है, क्योंकि फॉरेन असिस्टेंट जो है मिलती है, लेकिन उसी को मिलती है राइट, लेकिन प्रॉपर फाइनेंसिंग का मेजर शेयर डोमेस्टिक बजटरी की ही होती है। तो सही जवाब क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए क्या है हमारा? डोमेस्टिक बजटरी सोर्स। तो जैसे हमारे नेशनल बजट का पैसा आता है डेवलपमेंट स्कीम, रोड, स्कूल और हॉस्पिटल बनाने के लिए, वैसे ही डोमेस्टिक बजटरी अथॉरिटी ने से हमारी प्लानिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि चेयरमैन, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग? बताइए क्या सही जवाब है। तो दोस्तों नीति आयोग इंडिया का पॉलिसी थिंक टैंक है जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को बनाने में हेल्प करती है। इसके चेयरमैन कौन करता है? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नीति आयोग प्लानिंग कमीशन की जगह बनाया गया था, और प्राइम मिनिस्टर ही इसका हेड होते हैं। ऑप्शन ए का है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गलत है, क्योंकि नीति आयोग इस चेयरमैन नीति आयोग का चेयरमैन प्रेसिडेंट नहीं होता। फिर कह रहा है प्राइम मिनिस्टर सही जवाब है, ठीक है, क्योंकि नीति आयोग के चेयरमैन हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। फिर ऑर्गेनाइजर नहीं होगा। और फाइनली हमारा अराउंड फाइनेंशियल सेक्टर, ऑप्शन क्या कह रहा है? फाइनेंस मिनिस्टर, ये भी गलत है। तो इसका सही जवाब क्या है? प्राइम मिनिस्टर, राइट। तो अभी के टाइम पे नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के चेयरमैन हैं, क्योंकि वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। नीति आयोग पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में सरकार की मदद करता है। फिर दोस्तों नीति आयोग के चेयरमैन हमेशा प्राइम मिनिस्टर होता है, हमने ये सीखा। और नीति आयोग पॉलिसी मेकिंग और गवर्नमेंट स्कीम को इम्प्रूव करने के लिए काम करती है। ठीक है, अगला सवाल है कि 9th 5 ईयर प्लान का पीरियड क्या था? तो आपको पता होना चाहिए कि 5 ईयर प्लान का डेवलपमेंट जैसे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सवाल है कि व्हाट वाज द पीरियड ऑफ 9th 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लान इंडिया के डेवलपमेंट के लिए बनाए गए लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होते हैं। अब सवाल है कि 9th 5 ईयर प्लान का पीरियड क्या था? 1961 टू 1965। तो ये गलत है, क्योंकि ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान के आसपास का पीरियड है। फिर कह रहा है 1965 टू 1969, फिर है 85 टू 90, 85 टू 90 भी गलत है। फिर कह रहा है 97 टू 2002, तो बिल्कुल सही बात है। 9th 5 ईयर प्लान के पीरियड 97 से लेकर 2002 डाला गया, राइट। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। अगला सवाल है कि गरीबी हटाओ एलिवेट पॉवर्टी इज अ मोटर ऑफ विच 5 ईयर प्लान।
कौन से पंचवर्षीय योजना की ये सबसे बड़ी मोटिव है, ठीक है। तो दोस्तों गरीबी हटाओ यानी कि प्रॉवर्टी हटाओ का नाम, तो आपको पता होगा ये तो गरीबी हटाओ यानी प्रॉवर्टी हटाओ का नारा बहुत पॉपुलर हुआ था जब इंदिरा गांधी जी ने इसे अपने प्लान में मेन फोकस बनाया था। ये 5 ईयर प्लान कौन सा था, तो सही जवाब है 6th 5 ईयर प्लान, ठीक है। बाकी 4th 5 ईयर प्लान का मेजर का मेन स्लोगन, ठीक है। तो फ्रेंड्स सवाल क्या है इसमें, इसमें सवाल है कि ये 5 ईयर प्लान कौन सा था, तो 6th 5 ईयर प्लान नहीं बल्कि 4th 5 ईयर प्लान का मेन स्लोगन है। तो कौन से बताइए आप, देखिए ये 5 ईयर प्लान कौन सा था, 6th 5 ईयर प्लान नहीं है बल्कि 4th 5 ईयर प्लान का मेन स्लोगन है। तो पहला ऑप्शन कर रहा है यहाँ पे देखिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान गलत है क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान का फोकस एग्रीकल्चर पे था और इरीगेशन पे था। फिर कह रहा है थर्ड 5 ईयर प्लान, ये भी गलत है, यह प्लान इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस था, राइट, गरीबी हटाओ का स्लोगन नहीं था। 4th 5 ईयर प्लान, तो 4th 5 ईयर प्लान बिल्कुल सही जवाब है, गरीबी हटाओ का स्लोगन था 4th 5 ईयर प्लान के टाइम पर दिया गया था। ऑप्शन डी कर रहा है 6th 5 ईयर प्लान, तो यह गलत है क्योंकि 6th प्लान का फोकस था मॉडर्नाइजेशन और ग्रोथ पे। तो याद रखिए 1977 में के टाइम पे इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ कैंपेन स्टार्ट की थी जिसका मेन फोकस था पॉवर्टी को दूर करना और इकोनॉमिक रिफॉर्म लाना। अगला सवाल है इनमें से कौन सा प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट नहीं है। चलिए अब बात करते हैं प्रायोरिटी सेक्टर की। प्रायोरिटी सेक्टर वो होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट और बैंक ज़्यादा अटेंशन देती है डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को प्रायोरिटी में इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नहीं कर रहा है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गलत है। फिर कह रहा है कि सिक्योर द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये भी गलत है क्योंकि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटी सेक्टर का हिस्सा माना गया है लेकिन हेल्थ एजुकेशन और सोशल सर्विस में डेवलपमेंट हो सके। फिर कह रहा है MSME, MSME में क्या होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज होता है, तो यह भी प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा है क्योंकि यह ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। ऑप्शन डी का है एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर सेक्टर प्राइवेट सेक्टर का मेन हिस्सा होता है क्योंकि यह इंडिया की इकोनॉमी का कोर है। तो इसका सही जवाब क्या है, कौन सा नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है। बैंक को एग्रीकल्चर MSME सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा लैंडिंग करना होता है ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट बैलेंस में हो, और IT सेक्टर का भी अपना रोल है। फिर हमारा नेक्स्ट सवाल है, ये तो हमने एज पर द न्यू डेफिनेशन ऑफ MSME, राइट। तो क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि MSME क्या होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। इसके डेफिनेशन अब नया है जिसमें इन्वेस्टमेंट लिमिट को अपडेट किया गया है। तो माइक्रो एंटरप्राइज में इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट में 1 करोड़ तक अलॉट है। तो ऑप्शन नहीं कर रहा है, आपसे पूछा क्या गया है कि प्लांट एंड मशीनरी में जो है माइक्रो एंटरप्राइज के लिए कितना है से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो पहला कह रहा है 50 लाख, ये गलत है क्योंकि माइक्रो एंटरप्राइज के लिए अब लिमिट 50 लाख से ज़्यादा हो गया है। फिर बी कह रहा है 1 करोड़, तो 1 करोड़ बिल्कुल सही जवाब है। डेफिनेशन के हिसाब से माइक्रो एंटरप्राइज में 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट अलाउड है। फिर कह रहा है 5 करोड़, तो ये भी गलत है क्योंकि स्मॉल एंटरप्राइज के लिए लिमिट हो सकती है पर माइक्रो के लिए नहीं है ऐसा लिमिट। फिर कह रहा है 10 करोड़, ये भी गलत है क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट मीडियम एंटरप्राइज के लिए हो सकता है पर माइक्रो एंटरप्राइज के लिए नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी 1 करोड़। तो जैसे कि अगर कोई छोटा व्यापारी अपने बिजनेस प्लांट और मशीनरी में 1 करोड़ तक इन्वेस्ट करता है तो उसको माइक्रो एंटरप्राइज मान लिया जाता है। तो हमने क्या क्या पॉइंट देखा, माइक्रो एंटरप्राइज में प्लांट और मशीनरी का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ होता है एज पर न्यू रूल। फिर MSME को डेवलप्ड और एम्प्लॉयड, तो MSME को डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए प्रमोट किया जाता है, ये सब चीज़ ध्यान रखना है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा मेक इन इंडिया प्रोग्राम का पिलर नहीं है। तो मेक इन इंडिया एक गवर्नमेंट, आपको पता होगा मेक इन इंडिया गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करता है। इसके 3 मेन पिलर हैं। पहला 3 मेन पिलर क्या है, न्यू प्रोसेसेस, फिर है न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर और तीसरा है न्यू सेक्टर्स,
राइट। तो इसमें लेकिन न्यू गवर्नमेंट इसके पिलर नहीं है, जैसे कि न्यू प्रोसेस आता है, तो यह सही है। मेक इन इंडिया का एक पिलर न्यू प्रोसेस है जो कि बिजनेस को सिंप्लीफाई करता है। फिर कर रहा है न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि यह भी सही है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाना मेक इन इंडिया का मेन फोकस है। फिर कर रहा है न्यू गवर्नमेंट, तो देखिए ये गलत है क्योंकि मेक इन इंडिया का पिलर में नहीं आता है। मेक इन इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है इंसेंटिव है। ऑप्शन डी कर रहा है न्यू सेक्टर, तो ये सही है क्योंकि मेक इन इंडिया के अंदर नए नए सेक्टर को प्रमोट किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, न्यू गवर्नमेंट। फिर हमारा इसका एग्जांपल जैसे ले सकते हैं कि मेक इन इंडिया का मेन मकसद है मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना, जिसमें नए प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करना और नए सेक्टर को प्रमोट करना शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा पीएलआई सेक्टर का पार्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। सवाल है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द पीएलआई सेक्टर। देखिए लिखा है ना, कौन सा पीएलआई सेक्टर का पार्ट नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, पीएलआई स्कीम को इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया गया था, जिसमें कुछ स्पेसिफिक सेक्टर को इंसेंटिव दिए जाते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर पीएलआई स्कीम का पार्ट नहीं है। पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, फार्मास्यूटिकल ड्रग, तो यह सही है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पीएलआई स्कीम का पार्ट है। रिमेंबर, फार्मास्यूटिकल ड्रग जो है पीएलआई स्कीम का पार्ट है। फूड प्रोडक्ट, यह भी सही है। फूड प्रोडक्ट, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को भी पीएलआई स्कीम में इंक्लूड किया गया है। फिर कह रहा है स्पेशलिटी स्टील, तो यह भी सही है। स्टील सेक्टर में भी पीएलआई स्कीम के थ्रू इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर नहीं है, एग्रीकल्चर सेक्टर पीएलआई स्कीम का पार्ट नहीं है क्योंकि पीएलआई स्कीम का फोकस मेनली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर है। तो पीएलआई स्कीम को आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, फार्मा, स्टील जैसे इंडस्ट्रीज़ के लिए लॉन्च किया गया था। एग्रीकल्चर सेक्टर इसके अंदर नहीं आता है। तो याद रखिएगा, पीएलआई स्कीम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करती है, जैसे फार्मास्यूटिकल, फूड प्रोडक्ट और स्पेशलिटी स्टील, और एग्रीकल्चर सेक्टर पीएलआई स्कीम का पार्ट नहीं है। अगला सवाल है इनमें से कौन सा हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर 2 तरीके होते हैं, एक हार्ड और एक सॉफ्ट। हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर वो होता है जो फिजिकल स्ट्रक्चर को इंक्लूड करता है। क्या इंक्लूड करता है, फिजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे कि रोड्स हो गया, पोर्ट्स हो गया। लेकिन हेल्थ केयर सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के आता है। तो क्वीन में से कौन सा नहीं है, तो हेल्थ केयर बिल्कुल सही जवाब है क्योंकि हेल्थ केयर सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। रोड्स हमारा गलत है क्योंकि रोड्स हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। पोर्ट्स भी हमारा गलत है क्योंकि पोर्ट्स भी जो है हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल होता है। एयरपोर्ट भी गलत है क्योंकि एयरपोर्ट जो है हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है। तो सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर ए। हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर वो होता है जो फिजिकल फैसिलिटी और सिस्टम का हिस्सा होता है। मैंने आपको की पॉइंट समझा दिया। हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में फिजिकल एसेट जैसे रोड, पोर्ट्स और एयरपोर्ट शामिल होते हैं। हेल्थ केयर सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, INIFS यानी और भी JIB के सब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास कैप्सूल कोर्स है, क्रैश कोर्स है, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं अपने प्रिपरेशन को और भी अच्छा करने के लिए। विशेष जानकारी के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर। अगला सवाल है इनमें से कौन सा ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, तो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि ऐसे नेचुरल स्पेसेस और सिस्टम जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं और बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करते हैं। अब चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है। पहला कह रहा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो यह ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है क्योंकि यह वाइल्ड लाइफ और उनके हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करता है। फिर कह रहा है नेशनल हाईवे, बिल्कुल सही जवाब है। नेशनल हाईवे ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है क्योंकि यह एक मैन मेड स्ट्रक्चर है और इसके एनवायरनमेंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। याद रखिएगा, नेशनल हाईवे जो है मैन मेड स्ट्रक्चर है, राइट। फिर कह रहा है बर्ड सेंचुरी, ये भी ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है क्योंकि बर्ड सेंचुरी बर्ड के लिए सेफ स्पेस प्रोवाइड करता है। टाइगर रिजर्व भी हमारा ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है जो कि टाइगर और उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा सही जवाब है। फिर दोस्तों नेक्स्ट सवाल क्या है ये देखते हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपको। फिर अगला सवाल है कि तो मैंने क्या बताया आपको कि जैसे नेशनल हाईवे एनवायरनमेंट को डैमेज कर सकते हैं, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी और टाइगर रिजर्व नेचर को प्रमोट करते हैं। अगला सवाल है कि नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी 2022 के कुछ मेन पिलर हैं जो कि एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए बनाए गए हैं। अब देखते हैं इन ऑप्शन में से कौन सा पिलर नहीं है। ठीक है, तो आप सवाल ये पूछा गया ना कौन सा पिलर नहीं है। एक्सेसिबिलिटी, यह बिल्कुल सही है। एक्सेसिबिलिटी एजुकेशन को सबके लिए अवेलेबल बनाता है, राइट, अवेलेबल बनाने का एम रखता है। फिर कह रहा है इक्विटी का मतलब होता है कि एजुकेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटी देना सबको। ठीक है, फिर कह रहा है आपका क्वांटिटी, यह गलत है क्योंकि क्वांटिटी को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का पिलर नहीं माना जाता है क्योंकि यह क्वालिटी और एक्सेसिबिलिटी पे ज़्यादा फोकस करता है। फिर कह रहा है अकाउंटेबिलिटी, यह भी सही है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि एजुकेशन सिस्टम की इफेक्टिवनेस को ट्रैक करना, हाउ मच इफेक्टिव इट इज़।
तो सही जवाब क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, क्वांटिटी, राइट। एनईपी जो हमारा एनईपी है, एनईपी क्या होता है? नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, खासकर 2022 का जो एनईपी है, क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करता है और एजुकेशन को एक्सेसिबल और इक्विटेबल बनाने की कोशिश करता है, लेकिन क्वांटिटी सिर्फ नंबर को दिखाता है, इसलिए यह पिलर नहीं है। तो याद रखिएगा, एनईपी 2022 के पिलर कौन कौन से हैं? एक्सेसिबिलिटी, इक्विटी और फिर उसके बाद अकाउंटेबिलिटी, क्वांटिटी नहीं आता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का मेन एम है समाज में पॉपुलेशन को मैनेज करना और हेल्थ सर्विस को इम्प्रूव करना। चलिए, तो सवाल है कि फैमिली वेलफेयर मैनेजमेंट का कौन सा कोर फंडामेंटल गोल है? ठीक है, बेटर एजुकेशन, यह इंपॉर्टेंट है, लेकिन फैमिली वेलफेयर में मेन फोकस एजुकेशन पे नहीं है। हाई लिटरेसी, ये भी ज़रूरी है, पर कोर गोल हाई लिटरेसी भी नहीं है। फिर कह रहा है क्वालिटी फूड, तो ये हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन फैमिली वेलफेयर का मेन गोल नहीं है। फिर कह रहा है पॉपुलेशन मैनेजमेंट, ये बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का कोर गोल है पॉपुलेशन मैनेजमेंट या हेल्थ सर्विस और फैमिली प्लानिंग को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया है। फिर दोस्तों सवाल है कि ग्लोबलाइजेशन को कैसे आप डिफाइन करते हैं? ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंट्रीज़ के बीच इकोनॉमिक कनेक्शन बढ़ते हैं। पहला कह रहा है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, तो बिल्कुल सही जवाब है। ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि इकोनॉमी को इंटीग्रेट करने में के रूप में डिफाइन किया जाता है। फिर है दोस्तों पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, तो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन गलत है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का मेन फोकस इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे है, ना कि पॉलिटिकल इंटीग्रेशन पे। हमने इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में देखा, ये बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के रूप में डिफाइन किया जाता है, जिसमें कंट्रीज़ के बीच ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और मार्केट को इंटीग्रेट किया जाता है। स्पिरिचुअल इंटीग्रेशन यह गलत है, ग्लोबलाइजेशन का स्पिरिचुअलिटी से डायरेक्ट संबंध नहीं होता है और वेल्थ इंटीग्रेशन भी नहीं होगा। चलिए अगला सवाल है कि कौन से आपसे सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों कि ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट मिड 1980s में बहुत पॉपुलर हुआ था और इसे प्रमोट करने में कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा रोल था। चलिए देखते हैं कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने इसे प्रमोट किया। पहला कह रहा है यूवी गलत है, क्योंकि यूवी जो है एक ब्रेवरेज कंपनी है, राइट। फिर कह रहा है OECD, आई थिंक यहाँ कुछ छूट गया है। OECD क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट ने मिड 1980s में ग्लोबलाइजेशन के लिए कंसेप्ट को प्रमोट करने में मदद की थी, ये सही जवाब है। फिर IMF, तो IMF का रोल जो है ग्लोबलाइजेशन में था, लेकिन यह 1980 में इस कंसेप्ट को प्रमोट करने में प्लेयर नहीं था। और ECB हमारा होता है यूरोपियन सेंट्रल बैंक के रोल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से जुड़ा है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन को पॉपुलर बनाने में नहीं था। तो OECD ने इकोनॉमिक रिफॉर्म और पॉलिसीज़ को प्रमोट किया, जिससे ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट उस वक्त दुनिया भर में प्रचलित हुआ था। OECD ने 1980 में ग्लोबलाइजेशन को पॉपुलर बनाया था, याद रखिएगा। फिर अगला सवाल है कि ग्लोबलाइजेशन का बहुत सारा बेनिफिट्स है, राइट, जैसे कि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होना और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना। अब देखते हैं कि इन ऑप्शन में कौन सा बेनिफिट नहीं है, क्योंकि पूछा गया है विच इज द फॉलोइंग नॉट अ बेनिफिट। पहला कह रहा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, तो बिल्कुल सही बात है। ग्लोबलाइजेशन से टेक्नोलॉजी एक देश से दूसरे देश में तक ट्रांसफ़र होता है, जो कि डेवलपमेंट का बूस्ट करता है। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के बारे में मैंने क्या बताया कि ग्लोबलाइजेशन का टेक्नोलॉजी से ग्लोबलाइजेशन से टेक्नोलॉजी एक देश से दूसरे देश तक ट्रांसफ़र हो सकती हैं, तो डेवलपमेंट को बूस्ट करती हैं। जॉब क्रिएशन की बात करें तो जॉब क्रिएशन में दोस्तों ये भी सही है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से नए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होते हैं, क्योंकि बिजनेस एक्सपेंड करते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी गलत है, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ग्लोबलाइजेशन का डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है, क्योंकि कई बार ग्लोबलाइजेशन से पॉलिटिकल टेंशन भी क्रिएट हो सकता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये भी नहीं होगा, ये सही है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक और ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक्सलेट करता है। सही जवाब क्या है इसका? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जब कंट्री ग्लोबल मार्केट के साथ इंटीग्रेट करती है तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हर केस में एज्यूर नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा प्रोटेक्शनिज्म मेजर नहीं है? प्रोटेक्शनिज्म का मतलब है कि एक देश अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाता है, राइट। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन प्रोटेक्शनिज्म का हिस्सा नहीं है। पहला कह रहा है इंक्रीज टैरिफ, ठीक है, तो देखिए सही जवाब है, क्योंकि टैरिफ बढ़ाने का मतलब है कि इंपोर्ट पर टैक्स बढ़ा दिया जाए, जो कि एक प्रोटेक्शनिज्म मेजर है, ठीक है। फिर कह रहा है इंक्रीज कोटा, तो ये भी सही है। कोटा का मतलब होता है कि इंपोर्ट की एक लिमिट सेट कर दी जाए, जो कि प्रोटेक्शनिज्म का हिस्सा है। फिर कह रहा है नॉन टैरिफ बैरियर,
तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ भी यह भी एक प्रोटेक्शनिज्म का ही तरीका है, जिसमें देश टेक्निकल या रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शन लगा देता है। और फिर कह रहा है इंक्रीज कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। तो देखिए गलत जवाब है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का मतलब है पैसे को फ्रीली एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफ़र करना। यह ग्लोबलाइजेशन के एक एलिमेंट है, प्रोटेक्शनिज्म का नहीं। राइट, तो ऑप्शन नंबर बी राइट। तो हमने क्या देखा कि प्रोटेक्शनिज्म मेजर जैसे टैरिफ बढ़ाना या कोटा लगाना इंपोर्ट को कंट्रोल करते हैं, लेकिन कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी इन्हें ओपन और फ्री बनाता है। अगला सवाल है विच व्हाट इज़ द फॉलोइंग। आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि दोस्तों 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म के 3 बड़े थे, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी याद रखिए। तो इस रिफॉर्म ने इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ओपन किया था। तो वो कौन कौन से थे? पहला था लिबरलाइजेशन, यानी कि ऑटोमेशन नहीं होगा, ऑटोमेशन का मतलब नहीं है। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि लिबरलाइजेशन का मतलब था कि रेस्ट्रिक्शन को कम करना और मार्केट को ओपन करना। ग्लोबलाइजेशन आप जानते ही हैं, ग्लोबलाइजेशन से इंडियन ग्लोबल मार्केट के साथ इंटीग्रेट हुआ। और प्राइवेटाइजेशन आप जानते ही हैं, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है गवर्नमेंट कंपनी को प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देना। दोस्तों फिर अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि नरसिम्हन कमेटी के रिगार्डिंग सवाल पूछा जा रहा है आपसे। राइट, तो नरसिम्हन कमेटी जो था फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म पे, वो किस सेक्टर से रिलेटेड था? तो ऑब्वियसली वो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड था। कैमल्स का कौन सा पार्ट नहीं है? कैपिटल एडिक्वेसी, एसेट क्वालिटी, मर्जर नहीं है। इनमें से कौन सा एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो कि इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर यूज़ करती है इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से? राइट, तो ये सवाल है आपके सामने। तो इंडियन कंपनी जब इंटरनेशनल मार्केट से पैसा उठाना चाहती है तो वो कुछ स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करती है। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट के लिए नहीं है। पहला कह रहा है एडीआर। एडीआर क्या होता है? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट होता है। तो ये सही जवाब है। एडीआर का मतलब है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जिससे इंडियन कंपनी यूएस के इन्वेस्टर से फंड रेज करती है। जीडीआर ये भी सही है, क्योंकि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट के थ्रू कंपनी यूरोपियन या दूसरे ग्लोबल मार्केट से पैसा उठाती है। फिर कह रहा है एफसीसीबी। तो देखिए ये सही जवाब है। एफसीसीबी फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड होता है, ये भी इंटरनेशनल मार्केट से फंड रेज करने का एक तरीका है। और लास्टली आईपीओ। आईपीओ गलत जवाब है। आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, लेकिन ये डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट में होता है, इंटरनेशनल मार्केट में नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या समझ में आया आपको? ऑप्शन नंबर डी, आईपीओ। ठीक है, तो इंडियन कंपनी एडीआर, जीडीआर, एफसीसीबी का यूज़ करके इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से फंड रेज के लिए करती है। ठीक है, तो याद रखिएगा एडीआर, जीडीआर और एफसीसीबी इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट के लिए यूज होते हैं। आईपीओ डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट का पार्ट है, इंटरनेशनल मार्केट का पार्ट नहीं है। अगला सवाल है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का गोल होता है इंडिया के एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना। 2015-20 की पॉलिसी का टारगेट था कि 2019-20 तक मर्चेंडाइज और सर्विस एक्सपोर्ट को एक स्पेसिफिक लेवल तक बढ़ाया जाए। अब देखते हैं कौन सा टारगेट सही है। आपसे पूछा गया है ना कितना बढ़ाया जाए। $900 मिलियन। तो बिल्कुल सही जवाब है। पॉलिसी का टारगेट था कि 2019-20 तक जो है इंडिया का टोटल मर्चेंडाइज और सर्विस एक्सपोर्ट $900 बिलियन तक ले जाए। $700 बिलियन नहीं होगा, 600 नहीं होगा और 500 नहीं होगा। ठीक है, तो 2015-20 के जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया के एक्सपोर्ट को एग्रेसिव ग्रोथ दिखाए और 2019-20 तक $900 बिलियन तक लिया जाए। अगला सवाल है कि एफडीआई फ्रॉम पाकिस्तान इज़ प्लेस्ड अंडर। ठीक है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक तरीका है जिससे फॉरेन इन्वेस्टर किसी देश की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हर कंट्री का अपना एफडीआई पॉलिसी होता है और कुछ कंट्री से इन्वेस्टमेंट को अलग तो ट्रीट किया जा रहा है। तो अब देखते हैं एफडीआई फ्रॉम पाकिस्तान के लिए क्या एप्लीकेबल है। पहला कह रहा है ऑटोमेटिक रूट। तो ऑटोमेटिक रूट का क्या है? राइट, तो ऑटोमेटिक रूट में क्या होता है कि ऑटोमेटिक रूट का मतलब है कि इन्वेस्टर बिना किसी परमिशन का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो ये तो नहीं होगा। फिर कह रहा है गवर्नमेंट रूल। बिल्कुल सही बात है। एफडीआई फ्रॉम पाकिस्तान को गवर्नमेंट रूट के अंदर रखा गया है, जिसमें इन्वेस्टर गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो पाकिस्तान से आने वाले एफडीआई को गवर्नमेंट के रूल के और रेगुलेशन की रिकॉर्डिंग हैंडल किया जाता है, जिसे सिक्योरिटी कंसर्न और बायलैटरल रिलेशन को ध्यान में रखा जाता है। फिर कहा जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में एफडीआई लिमिट क्या है। तो एफडीआई का भी लिमिट होता है प्राइवेट सेक्टर में, जिससे ये डिसाइड होगा कि फॉरेन इन्वेस्टर कितना तक ले जा सकते हैं।
तो ऑप्शन नहीं कर रहा है 26, 49, 74 और 100। तो देखिए ये 26% पुरानी लिमिट है। तो पता ये प्राइवेट सेक्टर में कितना है, तो एफडीआई का एक लिमिट होता है, पता होगा आपको। और ये डिसाइड होता है कि फॉरेन इन्वेस्टर कितना ले जा सकते हैं, कितना ले सकते हैं। तो इसका सही जवाब है 74%, राइट। प्राइवेट बैंकिंग में एफडीआई लिमिट 74% तक है, जिससे फॉरेन इन्वेस्टर को एक सिग्निफिकेंट स्टेक मिल सकता है। अगला सवाल है कि भारत में एफडीआई जो है वो किन किन सेक्टर में प्रोहिबिटेड है। यानी इंडिया में कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की परमिशन नहीं होती है, यानी कि वो सेक्टर कम्प्लीटली क्लोज है फॉरेन इन्वेस्टर के लिए। आप देखते हैं वो कौन कौन सेक्टर है। पहला है डिफेंस। तो डिफेंस का इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज बिल्कुल नहीं करना है। फिर दूसरा ऑप्शन कर रहा है इरिगेशन। तो इरिगेशन भी गलत है, इरिगेशन सेक्टर में एफडीआई अलाउड है। फिर कर रहा है कि हेल्थ। तो हेल्थ में ये भी गलत है, क्योंकि हेल्थ सेक्टर में भी एफडीआई परमिटेड है। लॉटरी बिजनेस, बिल्कुल सही, लॉटरी बिजनेस में एफडीआई प्रोहिबिटेड है, क्योंकि ये गैम्बलिंग से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। हॉट मनी क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों फाइनेंशियल मार्केट में हॉट मनी एक टर्म है जो कि बहुत तेज़ी से मूव होने वाला फंड को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन हॉट मनी के लिए सही है। पहला कह रहा है एफआईआई। एफआईआई बिल्कुल सही है। एफआईआई होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को हॉट मनी कहते हैं, क्योंकि यह इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट, और बहुत जल्दी निकाल भी लेते हैं। एफडीआई में क्या होता है, एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया जाता है। एफपीआई क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो ये इसको भी हॉट मनी की तरह देखा जा सकता है, लेकिन ये एफआईआई का एक पार्ट है और नन ऑफ द तो गलत होगा। तो हॉट मनी आपको समझ में आया क्या होता है हॉट मनी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और मॉनेटरी कॉर्पोरेशन को प्रमोट करता है। तो आप देखते हैं कि इंडिया ने आईएमएफ के मेंबरशिप कब बना, 1945, बिल्कुल सही। इंडिया ने आईएमएफ की फाउंडिंग मेंबर उनमें एक मेंबर बन चुका था 1945 में। 1995 गलत है, 2000 गलत है, 2010 भी गलत है। फिर हमारा अगला सवाल है कि हमारा जो 5 करेंसी है अंडर एसडीआर वैल्यूएशन, यानी स्पेशल ड्राइंग राइट के एक रिजर्व एसेट है जो कि आईएमएफ के मेंबर को एलोकेट किया जाता है। यह करेंसी का एक बास्केट होता है जिससे ग्लोबल ट्रेड में स्टेबिलिटी रखने की कोशिश की जाती है। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इस बास्केट का हिस्सा नहीं है। पहला कह रहा है यूएस डॉलर। यह सही है, यूएस डॉलर एसडीआर के बास्केट में शामिल है। कैनेडियन डॉलर बिल्कुल सही है, यह भी बास्केट का हिस्सा है। जापानीज येन, यह भी बास्केट का हिस्सा है। चाइनीज येन में भी यह भी बास्केट का हिस्सा है। सॉरी, ये जो कनाडियन डॉलर है ना, यह बास्केट का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला सवाल है कि भारत जो है इनमें से कौन सा वर्ल्ड ग्रुप, सवाल ये है दोस्तों कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप की इंस्टीट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है ग्लोबल डेवलपमेंट में, लेकिन इंडिया कुछ इंस्टीट्यूशन की फाउंडिंग मेंबर नहीं है। आइए देखते हैं कौन कौन से। पहला आईबीआरडी, यह गलत है। इंडिया आईबीआरडी यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का फाउंडिंग मेंबर है। आईडीए यह भी गलत है, यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन ये का भी फाउंडिंग मेंबर है। फिर कह रहा है मीज़ा, मीगा क्या होता है, बिल्कुल सही है। मीगा यानी कि मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ये फाउंडिंग मेंबर नहीं है, राइट। तो मीगा ही हमारा सही जवाब होगा। आईएफसी ये भी गलत है, इंडियन इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन का मेंबर है, ठीक है। तो मीगा का मेन पर्पज़ है इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, लेकिन इंडिया ने इसे इनिशियल मेंबरशिप नहीं ली है, राइट। तो इंडिया मीगा का फाउंडिंग मेंबर नहीं है। आईबीआरडी और आईडीए में इंडिया फाउंडिंग मेंबर है। तो फ्रेंड्स आज के इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हमने डाल रखे हैं, वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।